हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, आज हम शुरू करेंगे शॉर्ट आंसर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके वहां से। वेल, शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पूरे एक्सप्लेनेशन में दूंगा यहां पे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। बट मेक श्योर पेन और पेपर साथ में होना चाहिए, बिकॉज हर क्वेश्चन पे एक बार खुद से भी तो ट्राई करना है क्वेश्चन, है ना? तो वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं बनता है तो जो मैं यहां पे लिखूंगा वो सब कुछ नोट करना, ठीक है? चलिए भाई, तो शुरू करेंगे हम लोग। आ जाओ भाई फटाफट से पहले सवाल पे। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 सेज, when a dielectric is placed in an electric field, it gets polarized. The electric field in a polarized material is less than the applied field. When a paramagnetic substance is kept in a magnetic field, the field in the substance is more than the applied field. ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो तुमने देखा होगा कि जो मटेरियल के अंदर फील्ड बनता है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बन जाता है। लेकिन अगर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप ऐसे फील्ड में रखते हो तो वो मोर जो फील्ड बनता है सब्सटेंस का, वो जो होता है वो ज्यादा होता है आपके अप्लाइड फील्ड से। ऐसा क्यों होता है? क्या ये रीजन बता सकते हैं इसके अपोजिट बिहेवियर का? हाँ जी, सोचो जरा। सोच लिया? क्या बोलोगे यार? जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे चार्जेस इंड्यूस होते थे। याद करो कि सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चार्जेस की कहानी चल रही थी, ठीक है? यहां पे क्या चल रहा था? चार्जेस की कहानी चल रही थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेसिकली हो क्या रहा था, यहां पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे थे। यहां पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाने की, तो यहां पे पॉजिटिव होता था, यहां पे नेगेटिव होता था। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितने भी यहां पे चार्जेस थे इस डाइलेक्ट्रिक के पास में, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज यहां पे इकट्ठे हो गए जाके, क्योंकि टेंडेंसी क्या थी? पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता है। तो बेचारे के पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो फील्ड के साथ आगे जाना चाहते थे। फील्ड के साथ आगे जाने की वजह से वो क्या हुआ, यहां पे आके रुक गए, क्योंकि इसके बाहर जा ही नहीं सकते वो लोग। और नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है कि वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहां पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कहानी है यहां पे, कि उनकी टेंडेंसी ये है कि वो फील्ड के साथ जाना चाहते हैं और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, इनका अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड बनता है। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड फील्ड। तो क्या बोलेंगे यहां पे कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो वो पोलराइज हो जाता है, और जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें किसी भी पोलराइज मटेरियल में, वो आपके अप्लाइड फील्ड से कम होता है। ऑब्वियसली बात है, कम ही होगा। जो इंड्यूस्ड फील्ड है यहां पे, अब नेट फील्ड की बात करोगे तो क्या होगा, आपका एक्सटर्नल फील्ड किसी मटेरियल का। अब अगर मैं नेट फील्ड की बात करूं तो क्या करोगे, एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अगर मैं यहां पे किसी भी नेट फील्ड की बात करूं तो इट विल बी E माइनस E इंड्यूस्ड, क्योंकि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इंड्यूस हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना आपके अप्लाइड फील्ड से। क्यों? क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जिसकी वजह से जो यहां पे नेट फील्ड आपको मिल रहा था, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पोलराइज्ड मटेरियल जो आपको मिल रहा था वो लेस है आपके अप्लाइड फील्ड से। लेकिन यहीं पे अगर किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप ऐसा कर दें, सो क्या होता है, तो यहां पे आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, लेकिन यहीं पे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया जाए, सपोज किसी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं रख देता हूं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये मैंने रखा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, चलिए भाई, अब तुम्हें पता है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक, इनके खुद के एक परमानेंट डोमेन्स होते हैं, इनके खुद के भी थोड़े बहुत परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म आएगा। यहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था, यहां पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा इस सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक्चुअली वो बनेगा किसकी वजह से, तो बता देते हैं, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है।
इसके जो एटम्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, और अगर यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंड्यूस होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो वो क्या करेंगे, आपके लिए एक एडिशनल फील्ड बना देंगे। समझ रहे हो ना, यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इंड्यूस्ड, यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस टाइप से होते हैं कि वो आपकी अप्लाइड फील्ड को सपोर्ट करते हैं, और यहां पे एक फील्ड इंड्यूस कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। बेसिकली क्या डिफरेंस रहा यहां पे चार्जेस इंड्यूस हुए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, बट वो आपके अप्लाइड फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हुई। लेकिन वहीं पे अगर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे फील्ड बनाएगा ये भी, और ये फील्ड आपके अप्लाइड फील्ड के साथ में बनेगा, सेम डायरेक्शन में बनेगा, जिससे कि वो क्या करेगा, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, इट विल बी आपकी अप्लाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसकी खुद की इंड्यूस्ड हुई थी वो वाली। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एक तो जो आपने अप्लाई की थी और साथ में जो इसकी इंड्यूस हुई वो वाली आती है। तो यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड में एड ऑन हो रहा है, यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ माइनस हो रहा था। इसलिए बोला गया है कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मटेरियल में वो कुछ वैल्यू कम देता है, लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तो वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और खुद का भी इंड्यूस फील्ड जो है वो आपके अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में बनाएगा। ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक बोला है, अगर डायामैग्नेटिक होता तो ऐसी बातें नहीं चलती, डायामैग्नेटिक की कहानी उल्टी है बिल्कुल। ठीक है, सो अगर ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो कहानी चेंज हो जाती। अभी तो सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसलिए उन्होंने ये चीज बोली है, स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने। फेरोमैग्नेटिक होता तो और ज्यादा स्ट्रांग बनाता, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता और ज्यादा स्ट्रांग बनाता फील्ड वो। तो ये कहानी सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये चीज नहीं चलती, उनका तो मैग्नेटिक इंड्यूस उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना हो जाता है वहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में करता है वो इंड्यूस, इसलिए वो उसके लिए ना अलग ही कहानी चलती है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने तो क्या किया, फील्ड को सपोर्ट किया, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस सपोर्ट नहीं करते फील्ड को, इसलिए वो जो ना वीकली रिपेल होते हैं। फिर समझ रहे हो ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं बेसिकली। तो ये वाली कहानी चलती है इन लोगों की। ठीक है, तो जस्ट ध्यान रखो, सिंपल सा वेरिएशन रहेगा कि यहां पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, और यहां पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपके अप्लाइड, ये वो क्या होगा, आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करेगा। इसी कारण यहां पे किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होता है वो फील्ड ज्यादा होता है अप्लाइड वाले से, लेकिन इसमें कम हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू कुछ माइनस हो रही है उसमें से। ठीक है, डिफरेंस याद रहेगा डाइलेक्ट्रिक का और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। हाँ, अब देखो उसने पैरामैग्नेटिक बोला तो वो इंपॉर्टेंट है, डायामैग्नेटिक बोलता तो कहानी कुछ और होती फिर। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बढ़े अगले सवाल की ओर। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये वाले क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं हमसे, The property of a diamagnetism is said to be present in all the materials. Then why are some materials paramagnetic और ferromagnetic? बोला गया है कि जो डायमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, बोला गया कि वो सब में प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, कुछ मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों बोला जाता है? चलो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो क्या सही बात बनती है इसकी। ठीक है, हो गया ट्राई। चलो भाई मेरी बारी है। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ डायमैग्नेटिज्म इज सेड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द मटेरियल। कहते हैं कि भाई हर एक मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, ये मैग्नेटाइज्ड होता है, बट वो मैग्नेटाइज होता कैसे है वो मैं बता देता हूं। जब भी किसी मटेरियल को आपने फील्ड के अंदर रखा तो बेसिकली इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होंगे, इसके एटम्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। सो जैसे ही किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सो देयर विल बी सम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पे क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं बेसिकली
वो क्या होते हैं, आपके जो अप्लाइड फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे, वो कुछ इस टाइप से होंगे कि आपकी अप्लाइड फील्ड का वो अपोज करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, अगर किसी भी सब्सटेंस को आपने फील्ड के अंदर रखा तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसकी फील्ड बनाएगा ये खुद से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से क्या बनेगा यहां पे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपके अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप से होगी कि वो आपके अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होता है, उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। अब ध्यान से सुनना ये बात, इस पूरे प्रोसेस को हम डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमने क्या किया, एक सब्सटेंस को फील्ड के अंदर रखा, सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ। मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि फील्ड की वजह से यहां पे अंदर एटम्स में चार्जेस है ना यार। देखो मैंने पहले भी बोला था कि पूरी मैग्नेटिज्म की कहानी चार्ज पे आके टिकी हुई है। चार्ज है तो मैग्नेटिज्म है, चार्ज नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं होता है। तो अगर सब्सटेंस के अंदर घुस के देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले घुसोगे एटम दिखेगा, थोड़ा और अंदर घुसोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी दिख जाएंगे तुम लोगों को। तो बेसिकली बात यही है ना कि मैग्नेटिज्म यहां पे इंड्यूस हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ रहा है। मैग्नेटिज्म आने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने बोला ना कि किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो भाई अब इस सब्सटेंस की भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है और ये क्या कर रही है, आपके एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रही है। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इज नोन एज डायामैग्नेटिज्म। तो इसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिज्म। अब बोला गया कि यार ये हर सब्सटेंस में होता है, कोई सा भी सब्सटेंस लेके आ जाओ, हर एक सब्सटेंस में डायामैग्नेटिज्म होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिज्म इज सेड टू बी प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स। हर सब्सटेंस में ये वाला मैकेनिज्म होना है, हर एक सब्सटेंस के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो इनके पास एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से वो इसको ओवरकम कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा चीजें क्या है, इनका पहले से ही कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक मोमेंट अवेलेबल होता है। इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, इनके पास पहले से ही कुछ होता है जिसको कि हम परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इनके एटम्स का खुद से ही पहले से ही ऑलरेडी इनके पास क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने इन मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस टाइप से बना देते हैं। देखो इसके पास कोई भी जो सब्सटेंस आपके डायामैग्नेट है, ठीक है, सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके पास ये चीजें नहीं है, जिसके कारण यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आता है। फिर ठीक है, सो जब भी मैं बात करूं डायामैग्नेट सब्सटेंस की, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास में वो परमानेंट वाली जो बातें कर रहे थे, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट की, वो इनके पास नहीं है। वो सिर्फ किसके पास मिलेगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास थोड़ी बहुत मिलेगी, या फिर बोले तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मिलेगी। लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास ये परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, इनके लिए ये चीज जीरो होती है। तो इनके पास कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है भाई। इनको तो जैसे आपने फील्ड में रखा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा और वो क्या करेगा, आपकी फील्ड को अपोज करेगा। लेकिन अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इनका ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जैसे ही आपने फील्ड बनाया तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और वो क्या करेगा, फील्ड को सपोर्ट करेगा। फिर समझे बात को, तो इनके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो क्या है ये मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सुना है तुमने, तो एक डाइपोल होता था, वैसे ही यहां पे भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इनके एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, छोटे छोटे डाइपोल बन रहे हैं। ठीक है, अब अंदर की बातें क्या है, यहां पे छोटे छोटे डाइपोल बन रहे हैं और वो डाइपोल क्या करते हैं, फील्ड को सपोर्ट करते हैं। फिर तुम्हें पता है कि किसी भी डाइपोल की अगर बात करूं मैं, सो डाइपोल की अगर हम बात करते हैं, सो इस डाइपोल के एक्सिस पे अगर आपको फील्ड देखना है तो वो कौन से डायरेक्शन में होती है,
अगर इस डाइपोल के एक्सिस पे आपको फील्ड देखना है तो वो कौन से डायरेक्शन में होती है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट होती है। अगर डाइपोल मोमेंट आपकी इस डायरेक्शन में है तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी। जानते हो ना बात? तो किसी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये तो याद होना चाहिए तुम्हें, m इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई वाला, और यहां पे सॉरी b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। अब अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिखते थे। तो एक्सिस की बात करो तो बेसिकली क्या होगा, इनके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। कुछ कहानी में समझाता हूं इसकी कैसे होगी। तो ये वाला तो समझ आता है तुम लोगों को कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है उसी डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। तो हमने क्या बोला कि भाई ध्यान से देखना इसको कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं यहां पे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऐसे डाइपोल्स होंगे छोटे छोटे से, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से डाइपोल होंगे। अब जैसे ही आपने फील्ड को बनाया है, यहां पे फील्ड को अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड लगाई, सो ये जो डाइपोल है छोटे छोटे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अभी तो रैंडमली थे तो वो क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये डाइपोल्स क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और जैसे ही इन्होंने अपने आप को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये मटेरियल कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट के अलावा इनके पास पहले से ही कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट थे, और जैसे आपने फील्ड बनाया इन मैग्नेटिक मोमेंट्स ने अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में इंड्यूस कर लिया, या फिर बोलूं अपने आप को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जिसके कारण यहां पे जो नेट फील्ड बनता है वो ज्यादा बन जाता है। और जिन सब्सटेंसेस में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जिन सब्सटेंसेस में फील्ड वीक बनेगा वो होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पे अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो ये वाले सब्सटेंस जो होते हैं डायामैग्नेटिक वाले, वो इतने ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते, वो क्योंकि फील्ड का अपोज करते हैं ये, इसलिए वो ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते ऑलरेडी। ठीक है, इनके पास जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ा कम होती है, यानी कि कुछ ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहां पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्या होंगे वो, स्पेलिंग देख लेना यार एक बार, है ना, वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे। क्योंकि इनके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है वो थोड़ा कम है, तो जब आप फील्ड में रखोगे तो इतने ज्यादा वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए वीकली मैग्नेटाइज होता है। लेकिन वहीं बात करूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इनके पास अच्छी क्वांटिटी में ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इनके अंदर तो डोमेन्स होते हैं बल्कि। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास तो बेसिकली डोमेन्स होते हैं वहां पे, और डोमेन्स के अंदर यही कहानी चल रही है। ऐसे बहुत सारे आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएंगे अलग अलग अलाइनमेंट में। ठीक है, तो इनके पास तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट आपको अलग अलग ओरिएंटेशंस में दिख जाएंगे। और जैसे ही आपने फील्ड लगाया तो इसके पास क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट है, वो सब के सब अपने आप को अलाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इसलिए ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। और यही वजह है कि हम कभी भी परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं। कभी भी आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लोगे, क्योंकि जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने फील्ड में रखा वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। अब क्यों हुए भाई ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, क्योंकि इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट्स थे ऑलरेडी अवेलेबल, जिनको परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। और ये परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते ही ये क्या करेंगे, अपनी भी एक फील्ड बनाएंगे जो कि स्ट्रांग बन जाएगी। ये क्या करेंगे, अपनी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। काम इनमें भी वही चल रहा है, लेकिन इनकी फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट कर रही है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हर सब्सटेंस में बनेगा, भले वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, भले वो पैरामैग्नेटिक है, भले वो फेरोमैग्नेटिक है, हर केस में यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होता है कि जो आपके अप्लाइड फील्ड का अपोज कर देता है।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो फील्ड इंड्यूस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जो कि आपके अप्लाइड फील्ड को सपोर्ट करता है, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये ज्यादा अच्छा मैग्नेट नहीं बन पाता है। लेकिन वही बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये जो अपना फील्ड इंड्यूस करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस हो जाता है इनका, जिसकी वजह से काफी अच्छे मैग्नेट बन जाते हैं ये। तो अगर आपको कभी भी एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का यूज करेंगे। ठीक है, सो यहां पे क्या बोलते थे कि प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज टू बी प्रेजेंट इन ऑल द मटेरियल। बिल्कुल हर मटेरियल में ये फिनोमिना तो चलेगा, क्या कि जैसे आपने फील्ड में रखा तो यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, इन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इंड्यूस्ड फील्ड आएगा। तो हर सब्सटेंस में होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ अलग बात है, उनके पास ऑलरेडी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन भी कर लेते हैं। इसकी वजह से फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से फील्ड स्ट्रांग हो जाती है और यहां पे आपको पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है और कौन सा सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है ना, सही रहेगी ना बातें। तो क्या है भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं सबसे ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही घटिया वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल नालायक, ये वो नालायक लोग हैं। पैरामैग्नेटिक थोड़े अच्छे एवरेज वाले होते हैं और फेरोमैग्नेटिक एकदम टॉपर है ना, बिल्कुल हम तो सब पढ़ के अच्छे वाले मैग्नेटाइज बन जाएंगे। तो ये वो वाली चीज है। सो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बातें तुम लोगों को। अगर आ रही है तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बढ़े आगे अगले सवाल पे। समझ तो आई ना ये वाली बात, पैरामैग्नेटिज्म और ये डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में छोटा सा डिफरेंस है, उसका ध्यान रखो। ठीक है, तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इनके पास खुद का ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास थोड़ा कम होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास ज्यादा होता है। तो इनको इवन इनको तो फील्ड की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको तो फील्ड की भी जरूरत नहीं है, बट ठीक है अगर आप फील्ड में रखते हो तो और स्ट्रॉन्ग फील्ड ये प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए अच्छे मैग्नेट्स कहलाते हैं। चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, डू द परमेबिलिटी एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी हैव द सेम डायमेंशंस। परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या इनका सेम डायमेंशन होता है, बताओ भाई, सोचो जरा, सोच लिया, होता है क्या, नहीं ना। देखो परमेबिलिटी की बात करें तो इट इज नथिंग बट म्यू। अगर वैक्यूम के लिए बात करूंगा तो म्यू नॉट, किसी मीडियम के लिए बात करूंगा तो म्यू एम। तो ये तो होता है हमारा परमेबिलिटी। परमिएबिलिटी अगर मैं बात करूं रिलेटिव परमिएबिलिटी की, इट विल बी योर म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करूं तो वो होता है म्यू आर। और अब मुझे बताना है कि परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या कोई डायमेंशनल रिलेशन है, क्या वो डायमेंशंस होते हैं कि नहीं होते। आओ चेक करते हैं। वैसे तो मुझे पता है दैट म्यू एम इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। सो फ्रॉम हियर द रिलेटिव परमिएबिलिटी कम्स आउट बी परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो यहां से अगर देखा जाए तो ऊपर भी परमिएबिलिटी, नीचे भी परमिएबिलिटी, ऊपर भी परमिएबिलिटी, नीचे भी परमिएबिलिटी। तो ये जो टर्म मुझे मिलेगी इट विल बी डायमेंशनलेस। जो मुझे टर्म मिलेगी वो कैसी हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। सो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऊपर भी परमिएबिलिटी है, नीचे भी परमिएबिलिटी है, तो द कंप्लीट टर्म कम्स आउट बी डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, इवन दो इसकी यूनिट भी नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमिएबिलिटी की। तो किसी की भी निकाल लो, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी निकाल लो या फिर वैक्यूम की परमिएबिलिटी निकाल लो, सेम डायमेंशन होंगे उनके। ठीक है, कितना होता है आओ चेक करते हैं। कहां से चेक करें इसको, कोई सा भी रिलेशन लगा लेते हैं। लाइक हमने लगाया B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या है ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता था। मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी से निकाल के देख लेते हैं एक बार। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन चार्ज पार्टिकल। तो किसी से भी तुम पहले मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करते हैं डायमेंशन, तो यहां पे लिखेंगे m l t माइनस 2, चार्ज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू आई टी, तो यहां पे I एंड दिस विल बी योर t। स्पीड को लिखते हैं l t माइनस का 1 और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B।
चार्ज की जगह लिखते हैं करंट इनटू टाइम, तो करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आई लिख दिया मैंने, करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आई लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैं अगर ए अच्छा लगता है तो ए से भी लिख सकते हो, दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे मैंने आई लिख दिया, तुम्हें अगर ए अच्छा लगता है तो ए से भी लिख सकते हो। ना देखो ये टी है, ये टी इनवर्स है, एक दूसरे से मर जाएंगे, और ये एल से ये एल मर जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इट विल बी एम टी माइनस का 2 डिवाइडेड बाई आई। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, इसको यहां पुट कर देते हैं। देखो 2 पाई कांस्टेंट वाली बात है, उसको हटा देना, इसकी जगह लिखेंगे एम टी माइनस का 2 आई माइनस का 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट के लिए लिखता हूं आई अपॉन 2 पाई, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, आर जो होता है डिस्टेंस होता है, इसलिए एल से लिख देंगे। तो यहां से म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है इट विल बी एल, इधर चला जाएगा, एम एल बन जाएगा, टी माइनस का 2 चल रहा है कहानी में, आई का माइनस 1 ये नीचे आएगा तो ऊपर जाके माइनस का 1 ये भी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आई का पावर माइनस का 2, ठीक है। ये आई अपॉन में आएगा, ऊपर जाएगा माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 होता है, एल इधर आ गया प्लस का 1, चल रही कहानी। तो ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी परमिबिलिटी की, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैक्यूम के लिए ही है, किसी भी मीडियम के लिए लिख लीजिए, किसी भी मीडियम के लिए लिख लीजिए, यही डायमेंशन रहेगा परमिबिलिटी का। ये मत बोलना कि सर आपने तो ये वैक्यूम के लिए निकाला था, सिर्फ किसी भी मीडियम के लिए निकाल लो, सेम फॉर्मूला रहेगा परमिबिलिटी का। सो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, काम की बात है, आगे जाके काम आ सकता है, ठीक है। सो नो दे डोंट हैव द सेम डायमेंशन, तो लिख लेना साइड में, नो दे डोंट हैव द सेम डायमेंशन, दे डोंट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। चलिए भी नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे। कर लिया नोट आप लोगों ने, सभी ने कर लिया ना, बढ़े आगे, ओके चलिए भाई। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहा गया है अ रॉड व्हेन सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टेज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कैन वी बी श्योर दैट द फील्ड इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कैन इट बी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बोला गया एक रॉड को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या करता है, अलाइन कर लेता है। तो क्या इससे मैं मान लूं कि जो हमारी फील्ड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हो सकती है क्या फील्ड? सोचो जरा, उसने रॉड बोला है, मैग्नेटिक निडल नहीं बोला है, तो ध्यान से सुनना, ये रॉड है, नॉट अ मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल होता तो कहानी चेंज हो जाती, लेकिन उसने रॉड बोला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो थोड़ा सा। चलिए भाई बढ़े आगे, क्या आंसर आ रहा है? कैन वी बी श्योर दैट द फील्ड इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। स्पेलिंग में मैंने गलती कर दी है, तुम करेक्ट कर लेना, यहां पे डबल सी लगा देना, ठीक है। नो इट इज नॉट नेसेसरी, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द रॉड। भाई वो रॉड कौन सी मटीरियल की है, क्या वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? मैटर करता है ना कि रॉड कौन सा है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का बना रॉड होगा तो फिर अलग कहानी चलेगी, ठीक है। सो डिपेंड करता है क्या सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। तो मटीरियल की जगह सब्सटेंस लिख लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब सब्सटेंस में तो भाई 3 टाइप के सब्सटेंस आ चुके हैं हमारे पास में। पहला होता है डाया, फिर आता है पैरा, फिर आता है फेरो। अब ये डिफाइन करना जरूरी है कि वो सब्सटेंस कौन सा वाला है, ये डिफाइन करना जरूरी है कि वो सब्सटेंस कौन सा है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक है। क्योंकि अगर कोई भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, किसी भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की आप बात अगर करते हैं, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि उसको जब आप किसी फील्ड में अलाइन सस्पेंड करेंगे
तो उसकी गंदी बात है कि वो हमेशा फील्ड को अपोज करता है। तो अगर आपने किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी फील्ड के अंदर रखा है तो वो हमेशा अपने आप को फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। वो क्या करेगा, अपने आप को फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को वो अलाइन कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे तुम देख सकते हो कि जो फील्ड है वो ऐसे जा रहा है और इसने अपने आप को ऐसे अलाइन किया है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात है। अभी ऐसा क्यों करता है, क्योंकि तुम्हें पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इंड्यूस्ड फील्ड होता है जो कि आपके एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड का अपोज करता है। सो बेसिकली यहां पे भी यही हो रहा है कि जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो आपके फील्ड को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं और भाग नहीं सकता है, तो उसने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इसके जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसको ऐसा घुमा देते हैं, ऐसा फील्ड बनाते हैं जो कि आपके अप्लाइड फील्ड को अपोज करने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, इनकी बात अलग है। अगर आप किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी फील्ड के अंदर सस्पेंड करते हैं, सो उस केस में वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये तो तुम्हें पता ही है, वो अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अगर किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने ऐसे रखा है तो उसने अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेना है। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो अगर आपकी फील्ड सपोज कीजिए रॉड ने अगर अपने आप को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, सपोज करो रॉड ने आपको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रखा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, हो सकता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, ये नॉर्थ और ये साउथ हो सकता है, हमें क्या पता। अगर आपका जो सब्सटेंस है, जो रॉड है, अगर वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, वो तब होगा जब सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। अगर इसने अपने आप को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन करके रखा है, तो एज यू कैन सी हियर मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन ये कब होता है, जब सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो या फिर फेरोमैग्नेटिक हो। तो ये वाली कहानी कब चलेगी, जब आपके पास सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक हो। ये वाली कहानी कब चलती है, जब आपके पास सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हो। तो यस, इट कैन बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो पहले का आंसर बोलना, कैन वी बी श्योर दैट द फील्ड इज इन द नॉर्थ, सो नो इट इज नॉट नेसेसरी, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। अगले क्वेश्चन का आंसर है, कैन इट बी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो यस, फील्ड कैन बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। तो ये जो फील्ड है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हो सकती है। इट कैन बी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कि यार जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, जो रॉड है वो कौन से सब्सटेंस का है। जो रॉड है क्या वो डायमैग्नेटिक है, जो पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट सब्सटेंस। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट, बढ़े आगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर चल रही है ना कहानी, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है ना। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोलते हैं कि व्हाई कैन नॉट वी मेक परमानेंट मैग्नेट फ्रॉम द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से आप परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं बना सकते हो? तो मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी कि परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए वी ऑलवेज यूज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। सो द पॉइंट अराइजेस कि हम ऐसा क्यों, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही क्यों यूज कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी तो यूज कर सकते थे हम लोग, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? सोचो जरा। सोच लिया। चलिए भाई मैं बताता हूं। देखो एक्चुअली जब कभी भी आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो उसकी रिटेंटिविटी, ठीक है, और दूसरा आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कोएसिव फोर्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, गलती की हो तो मैंने। तो पहली चीज मैटर करती है कि उसका रिटेंटिविटी कितना है, दूसरा की कोएसिव फोर्स कितना है उसके लिए।
व्हाट अबाउट द रिटेंटिविटी, मतलब कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को एक बार मैग्नेटाइज्ड कर दिया और उसके बाद आपने जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी वो हटा दी, तो वो उस मैग्नेटिज्म को कितनी देर तक रिटेन कर सकता है ना? तो क्या बोला, पहली चीज ये मैटर करती है कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उस सब्सटेंस की रिटेंटिविटी क्या है। कोएर्सिव फोर्स की भी इतनी ज्यादा जरूरत अभी नहीं है, रिटेंटिविटी ज्यादा मैटर करता है, यानी कि कैपेसिटी टू रिटेन magnetism even after the magnetizing field is removed. Field is removed. समझे बात को? तो डिपेंड करता है उसकी रिटेंटिविटी पे, यानी कि यार अगर वो रिटेन कर सकता है उस मैग्नेटिज्म को, ये तो वो वाली बात होगी ना कि यार कि हम किसको, मतलब एक होता है, देखो क्या होता है यूजुअली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, पर लगता है। अब देखो पॉइंट ये आता है कि कईयों को लगता है कि यार उसी को क्यों बनाया, उसी के लिए हमने ऐसा क्यों किया, उसी को क्यों किया, हमें क्यों नहीं किया। तो वो सारी पिक्चर डिपेंड करती है रिटेंटिविटी पे कि वो कितना रिटेन कर रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। क्यों हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही लेते हैं मैग्नेट बनाने के लिए, क्यों ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को भी ले लिया जाए। तो भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिटेंटिविटी काफी अच्छी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिटेंटिविटी है वो काफी अच्छी है। दैट मींस अगर आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक बार मैग्नेटाइज कर देंगे और फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा देंगे तो वो अपने मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रखता है, लूज नहीं होने देता है। समझ रहे हो ना बात को? जैसे कि तुम लोगों किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम देना है, ठीक है, तो तुम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और तुम्हें अपने किसी दोस्त को देना, तो कौन से दोस्त को वो पैसा दोगे संभाल के रखने के लिए? वही दोस्त जो कि कैपेबल होगा उस पैसे को संभालने के लिए। ऐसे तो हर किसी को पैसे नहीं दे सकते ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते तो मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो कुछ टाइम के लिए तू संभाल के रखे इसको। हर किसी को तो नहीं दे सकते ना, क्या पता दूसरे लोग पैसा उड़ा दें आपका। तो आपको वही आदमी चाहिए जो उसको रिटेन कर सके, जो उसको रिटेन कर सके या फिर उसको होल्ड कर सके। रिटेन मतलब होल्ड करना। तो आप वही सब्सटेंस लोगे जो उस मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख सकता है। ऐसा मैग्नेट नहीं चाहिए, ऐसा मटेरियल नहीं चाहिए कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड करा दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने प्रोवाइड करा दिया तो वो बढ़िया मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, और जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाया तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। ऐसे सब्सटेंस का हम क्या करेंगे? ऐसे तो कभी हमें परमानेंट मैग्नेट ही नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है। ऐसे केस में तो आपको कभी परमानेंट मैग्नेट नहीं मिल पाएगा, फिर तो आपको ऑल टाइम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे तो समझ रहे हो ना बात को? अब ऑल टाइम मैग्नेटाइजिंग फील्ड आना हमारी बस की बात नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बार बार तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड आते हो, फिर उसका यूज करते हो, फिर एक मैग्नेट बनाते हो और जब काम खत्म होगा फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाओगे। कब तक करते रहोगे? ऐसा नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें एक बार हमने मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करा दिया तो वो उसको होल्ड कर सके या फिर रिटेन कर सके। तो मेन पॉइंट तो यही है। कोएसिव फोर्स सेकेंडरी पे आ जाता है, बट प्राइमरी इज द रिटेंटिविटी, कि वो पहले रिटेन तो कर ले उसके बाद कोएसिव फोर्स की बातें करेंगे। कोएसिव फोर्स क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस ने मैग्नेटिज्म को होल्ड कर लिया, ठीक है। कोएसिव फोर्स की भी बता देता हूं। कोएसिव फोर्स क्या होता है कि अगर किसी सब्सटेंस ने मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख लिया तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला कि अगर किसी सब्सटेंस ने मान लीजिए मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख लिया, अब उस सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको कितने फील्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो आपका कोएसिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पहले एक बार मैग्नेटाइज हो तो जाए, उसके बाद कोएसिव फोर्स की बातें करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं यहां पे रिटेंटिविटी इज द प्राइमरी थिंग, कोएसिव फोर्स सेकेंडरी पे आ जाता है। तो हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए भाई पहले तो, कि अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उसको रख दें तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए और उसको फिर वो होल्ड करके भी रखे। ऐसा नहीं कि यार एक बार तुमने बस हो गया तो छोड़ दो, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो पता चल रहा है वो भी गायब हो जाए, है ना। तो हमें कोएसिव फोर्स सेकेंडरी पे रखना है, रिटेंटिविटी को प्राइमरी पे रखना है। तो नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। हो गया नोट? कर लिया ना? पक्का ना? बढ़े आगे।
ओके तो समझ गए ना, इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिटेंटिविटी है वो वीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिटेंटिविटी है वो वीक होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिटेंटिविटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कैन वी हैव अ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इन द पैरामैग्नेटिक और द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है क्या? बेसिकली पैरामैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता क्या है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता क्या है, और क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये हिस्टैरिसीस हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहली बात तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस तब आएगा, होता क्या है वैसे, देखो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इज नथिंग बट द लैगिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस is the lagging of intensity of magnetization I. Magnetization I, ठीक है, is the lagging of the intensity of magnetization। किससे लैग करता है? लैगिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय आता है या विद आता है, जो भी होता है, तुम भावरे समझ जाते हो ना। देखो मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है, विद सही है ना? ठीक है, तो बस इसका थोड़ा सा मतलब समझ जाना कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड से वो कितना यहां पे लैग कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उस पे वो हमारा हिस्टैरिसीस होता है। कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल है कि सपोज करो हमारे पास कोई सब्सटेंस था, सपोज करो कोई सब्सटेंस था मेरे पास, ये रहा, ठीक है, इसको मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, इसको मैंने क्या किया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H हमने डिफाइन कर दिया, और यहां पे अब क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा और इसका भी कुछ इंटेंसिटी होता है मैग्नेटाइज होने का। तो लेट्स से ये मैग्नेटाइज हो गया है ना, लेट्स से ये मैग्नेटाइज हो गया, बढ़िया मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसके अलाइन हो गए थे यहां पे, और ये मैग्नेटाइज हो गया। अब जैसे एक बार ये मैग्नेटाइज हुआ, आपने फील्ड हटा दिया। अब जैसे ये मैग्नेटाइज हो गया, आपने फील्ड को हटा दिया। अगर ये मैग्नेटाइज हो गया और फील्ड हटा दिया, तो अब क्या होगा? क्योंकि अगर ये एक अच्छा सब्सटेंस है, अच्छा सब्सटेंस का मतलब है अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसकी रिटेंटिविटी तो ज्यादा है। तो अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये क्या करेगा? अपने मैग्नेटिज्म को होल्ड कर लेगा, अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर लेगा? ये होल्ड कर लेगा। तो ये अपनी मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख लेता है। अब यार इसका तो मैग्नेटिज्म होल्ड हो गया, अगर तुम्हें इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करोगे फिर? अगर तुम्हें इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो फिर क्या करोगे? तो फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम लेके आएंगे जिससे कि ये डीमैग्नेटाइज्ड हो। ऐसा करते करते ये क्या हुआ? फिर से यहां पे डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, मतलब इसके जो मोमेंट थे वो रैंडम डायरेक्शन में आ गए, फिर है ना, मैग्नेट जो मोमेंट थे वो रैंडम डायरेक्शन में आ गए बस के। अब क्या हुआ? क्योंकि आपने फील्ड बना रखी थी तो ये इसके सब्सटेंस अब दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गए। इसके जो भी ये मूवमेंट्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो थे वो दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो अब क्या हुआ भाई? पहले वो इस डायरेक्शन में थे, इसको ओवरकम करने के लिए आपने फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो आपने देखा यार ये सारे अब इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो अब आप क्या करोगे? इसको फिर से डीमैग्नेटाइज, क्योंकि अब पहले मैग्नेटाइज इस डायरेक्शन में हुए थे, पहले वो मैग्नेटाइज्ड इस डायरेक्शन में हुए थे, देख रहा है तुम्हें, इनकी फील्ड इधर बन रही थी, अब वो मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में हो चुके हैं। तो बेसिकली क्या हुआ? आपको तो डीमैग्नेटाइज करना था, बट क्योंकि इनकी फील्ड वहां पे बनी हुई थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, सो डीमैग्नेटाइज्ड होके अब ये दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गए। पहले हमने फील्ड लगाया इधर की तरफ, फील्ड की वजह से ये सारे मैग्नेटाइज्ड हुए इस डायरेक्शन में, फिर हमने फील्ड हटा दिया, हमें लगा साथ में डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन देखा कि फील्ड हटाते ही ये डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। अब ये तो दिक्कत हो गई, हम सोच रहे थे कि फील्ड हटाएंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, बट जैसे मैंने फील्ड हटाया मैंने देखा है तो डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। तो इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस किया, फिर जिसकी वजह से वो डीमैग्नेटाइज हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो फिर से मैग्नेटाइज हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि एक बार आपने H को रिमूव कर दिया,
एक बार अगर आपने H को रिमूव कर दिया, I वहां पे रह जाता है। एक बार अगर आपने H को रिमूव कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया, तो I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो रह जाता है। फिर उसको दोबारा से न्यूट्रलाइज करने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको उल्टी डायरेक्शन में फील्ड बनाना पड़ता है। फिर आप उल्टी डायरेक्शन में फील्ड बनाते हो, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है भाई, उल्टी डायरेक्शन में फील्ड बनाया, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और हमने फिर थोड़ी देर के बाद फील्ड बंद कर दी। फिर से थोड़ी देर के बाद फील्ड बंद कर दी, तो देखा यार ये तो फिर से इधर की तरफ मैग्नेटाइज हो गया है, तो इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए अब आपको फिर से फील्ड इधर बनानी पड़ेगी। तो यहां पे साइकिल चलता रहता है ऐसा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये वाली दिक्कत है, और ये वाली दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है वैसे कि वो रिटेन कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो मैग्नेटाइजेशन है वो H से लैग कर रहा है, क्योंकि आप H को रिमूव कर देते हो लेकिन मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। समझ लो ना बात को? तो आप क्या करोगे, H को रिमूव कर दोगे लेकिन स्टिल यहां पे मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। इसीलिए बोला है कि यहां पे जब कभी भी मैग्नेटाइजेशन लैग हो जाए मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, तो हिस्टेरेसिस बनता है। और इसके लिए कर्व बनाया गया, एंड दैट कर्व इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो इसके लिए कर्व बनाया गया बिटवीन द I एंड H, I और H के बीच में यहां पे एक कर्व बनाया गया, क्योंकि I और H के बीच में कर्व था। तो पहले तो मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज किया, फिर देखा कि यार वो तो वहीं पे हो गया मैग्नेटाइज्ड। पहले मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड बनाई, तो वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुआ। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात थी हमारे लिए। फिर मैंने फील्ड को हटा दिया, पहले मैंने फील्ड की वैल्यू देखो, पहले मैंने फील्ड की वैल्यू बढ़ाई धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज हुआ। फिर यहां पे आके मैंने फील्ड हटा दिया, एक वैल्यू पे लाके मैंने फील्ड को बोला ठीक है भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। देखा तो भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि उसका मैग्नेटाइजेशन अभी कम नहीं हुआ। मुझे लगा कि फील्ड हटाते ही उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो रह गया। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाई। फिर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाने के लिए चक्कर में हमारा काम पूरा बिगड़ गया। और फिर क्या हुआ, देखा तो यार यहां पे हमें एक ऐसी वैल्यू मिल रही है, यहां पे देखो। फिर मैंने फील्ड को क्या किया, जीरो करने की कोशिश की, तो एट दिस पॉइंट द फील्ड विल बी जीरो। फिर मैंने फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया, यहां पे माइनस का H0 आएगा, माइनस का H है ना। फील्ड को रिवर्स किया तो देखा भाई इसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो चुका है, वो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, ये देखो यहां पे। ठीक है, वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। फिर हमने बोला कि यार इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करके फिर से हमने ऐसे लिखे गया, इसको ऐसे करके कहानी चलती है इनकी। तो एक बेसिकली हिस्टेरेसिस कर्व बनता है, और ये कर्व सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि हिस्टेरेसिस में यहां पे मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो लैग करता है बाय H। हिस्टेरेसिस तभी होगा जब I और H में डिफरेंस रहेगा, मैग्नेटाइजेशन लैग करेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, तभी हिस्टेरेसिस बनेगा, अदरवाइज हिस्टेरेसिस नहीं बनता है। तो ये चीज तब होती है जब आपके पास हाई रिटेंटिविटी हो। तो ये चीज कभी पॉसिबल है जब आपके पास हाई रिटेंटिविटी हो, यानी कि आप इजीली रिटेन कर सकते हैं मैग्नेटिज्म को। अगर आप हाईली रिटेन नहीं कर पाएंगे तो फील्ड के हटाते ही आपका मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। तो यह काम तभी होगा जब आपके पास हाई रिटेंटिविटी है, यानी कि आप मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख सकते हो इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड। फील्ड को रिमूव करने के बाद भी अगर आप इस मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख सकते हो तो आपका रिटेंटिविटी हाई है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिटेंटिविटी हाई होता है, तभी तो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाया तो भी मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। ठीक है, तो ये कर्व सिर्फ आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बना सकते हो, बिकॉज ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। तो वीकली मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाई उसने अपना मैग्नेटिज्म खो दिया, जैसे आपने अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाई उसने अपना मैग्नेटिज्म खो दिया।
नहीं है उसके पास मैग्नेटिज्म। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे नहीं है, ये अपने मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रखते हैं। इसलिए जो भी हिस्टेरेसिस कर्व बनता है, जो भी हिस्टेरेसिस आता है, वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ही डिफाइन किया जाएगा, बाकी किसी और कर्व के लिए किसी और सब्सटेंस के लिए डिफाइन नहीं किया जाता है। ध्यान रहेगी बातें, पक्का ना, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू अ हिस्टेरेसिस लूप, इट्स थर्मल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जाता है किसी हिस्टेरेसिस लूप से, तो उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो थर्मल एनर्जी है वो कहां से आ रही है, वो आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई? क्या बोलते हो? कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसके लिए हिस्टेरेसिस बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, हम तो जानते हैं। लेकिन जब ये हिस्टेरेसिस लूप से जाता है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा यहां पे एनर्जी में इंक्रीमेंट होना है, मतलब हीट रिलीज होती है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे हीट का रिलीज होता है। तो ये थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब वो से हीट निकल रही है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा हिस्टेरेसिस कर्व का, उतना ज्यादा यहां पे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो ये एनर्जी आ कहां से रही है बेसिकली? तो जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप यहां पे हिस्टेरेसिस कर्व को बनाते थे, तो आप बोलते थे कि भाई यहां पे क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी निकल रही है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब बेसिकली यहां पे हीट का रिलीज होता है ना। सो पॉइंट सेज कि ये आई कहां से थर्मल एनर्जी? ठीक है, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं यहां पे कि थर्मल एनर्जी जिसकी वजह से आ सके। तो कौन है जो यहां पे थर्मल एनर्जी को लेके आ रहा है? कौन हो सकते हैं? किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जब आप ये हिस्टेरेसिस बनाते हो तो होता क्या है कि उसके जो अंदर मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मोशन हो रहा है बेसिकली। हमने यही बोला था एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है। वो मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? छोटे छोटे डाइपोल्स है इसके अंदर। तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं बेसिकली? चार्जेस की वजह से। तो यहां पे जब यहां पे आप पहले फील्ड को रखते हो तो यहां पे इस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, फिर आप फील्ड हटा देते हो तो आप देखते हो कि यार ये तो अभी भी ऐसे ही अलाइन थे। फिर आप क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना देते हो, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फिर से डीमैग्नेटाइज होके, ऐसे ही होता है ना यार, फिर से वो क्या होते हैं, डीमैग्नेटाइज होते हैं। और डीमैग्नेटाइज होने के बाद में वो अपनी फील्ड को फिर से दूसरे डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। यही होता था। तो यहां पे मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। पहले वो इधर मूव कर रहे थे, फिर डीमैग्नेटाइज होने के लिए रैंडमली मूव करते हैं, फिर वो इधर मूव करते हैं। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मोशन यहां पे जो आपको मिल रही है वो थर्मल एनर्जी मिल रही है। इसलिए बोला कि जो थर्मल एनर्जी यहां पे आ रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो एक बस स्टेटमेंट लिख लो, द इंक्रीज इन थर्मल, द increase in thermal energy, the increase in thermal energy is due to molecular motions. अब मॉलिक्यूलर मोशन बोल दिया तो काफी है, क्योंकि अंदर के जो एटम्स और ये सब मॉलिक्यूल वाली बातें थी उनका मोशन हो रहा था। ठीक है, तो वो डाइपोल जो बन रहा था आपका बेसिकली वो उन्हीं की वजह से तो बन रहा था। और जब आप मैग्नेटिक मोमेंट को बार बार स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में उनका मोशन होता है, जिसकी वजह से यहां पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। इनके मोशन की वजह से एनर्जी मिलती है जो आपको एज अ थर्मल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है फिर। ठीक है, तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब आप ये हिस्टेरेसिस को डिफाइन करते हैं तो वहां पे बोलेंगे कि भाई उसकी एनर्जी यहां पे आपको क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। टेम्परेचर में कुछ यहां पे चेंजेस आते हैं, ज्यादा हीट निकलती है, तो जिस सब्सटेंस का एरिया ज्यादा होगा उसमें से उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, जिस सब्सटेंस का एरिया कम होता है उसमें कम हीट निकलती है। बेसिकली ऐसे डिफाइन किया गया इसको। ठीक है, तो यहां पे जो भी थर्मल एनर्जी मिलती है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशंस। तो यही है कहानी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। नोट कर लो इसको। कर लिया नोट, बढ़े आगे। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोला है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द सॉफ्ट आयरन एज अ कोर इंस्टेड ऑफ अ स्टील इन द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के कॉइल में अगर आप एक सॉफ्ट आयरन को यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द स्टील। क्यों? तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर में हम यहां पे
कोर में कुछ यूज करते थे, याद है, कॉइल के अंदर। हाँ, तो कॉइल के अंदर आपसे बोला गया कि सॉफ्ट आयरन रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, स्टील रखने के लिए भी तो बोल सकते थे, ऐसा क्यों होता है भाई? सोचो जरा, सोचा कुछ क्या होगा? सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज करें भाई इंस्टेड ऑफ द स्टील? तो भाई सॉफ्ट आयरन के कुछ बेनिफिट्स मैं लिखने वाला हूं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो ये क्या होगा? इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और जब मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दूंगा तो वो इसके पास लेस रिटेंटिविटी होती है, यानी कि स्मॉल फील्ड को ही, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन को ही ये रिटेन कर पाता है। ठीक है, सो जिसको लिखेंगे कैन रिटेन स्मॉल मैग्नेटाइजेशन ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है ना हमें कि बहुत अच्छा वाला मैग्नेट चाहिए उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे एक ऐसा मैग्नेट हमें रिक्वायर्ड था जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, जिससे कि छोटे फील्ड की वजह से भी आपको एक मैग्नेट मिल सके। ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में देखोगे तो एक छोटा ही आप मतलब डिवाइस, इतना कोई बड़ा सा नहीं होगा ना, छोटा ही डिवाइस होगा आपके पास में। तो ऐसा हमें कोई सब्सटेंस चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि फील्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग ना बनाए तो भी हमारा काम बन जाए उससे। ठीक है, तो वो हो गया। फिर अगर मैं फील्ड को रिमूव कर दूं तो ऐसा नहीं कि वो खुद का ही फील्ड बनाता रहे वहां बैठ के, समझ रहे हो ना? तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस भी चाहिए जो कि स्मॉल मैग्नेटाइजेशन को ही रिटेन कर पाए। जैसे कि मैंने फील्ड को बंद कर दिया तो ऐसा ना हो कि वो अपना ही मैग्नेटिज्म लेके बैठा रहे और जैसे मैं अगली बार दोबारा फील्ड बनाऊं तो उसमें अपनी फील्ड को ऐड कर दे। समझे बात को? इसलिए हम चाहते हैं कि उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम रिटेन करे। जैसे मैं फील्ड को हटा दूं तो वो भी डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए, क्योंकि अगर वो मैग्नेटाइज रह गया तो अगली बार वो दिक्कत करेगा फिर। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ऐसा डिवाइस, ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसमें एनर्जी लॉस कम हो। तो भाई बिल्कुल सॉफ्ट आयरन में तो एनर्जी लॉस भी कम होता है। सॉफ्ट आयरन में तो रिटेंटिविटी कम है, एनर्जी लॉस कम है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, एनर्जी लॉस कम है और इसका कोएर्सिव फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम है, मतलब इसको इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। इसको जो कोएर्सिव फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी इसकी कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टील की, तो स्टील पहली बात तो मैग्नेटाइज होने में टाइम लगाएगा, फिर अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसके बाद तो भाई साहब उसको डीमैग्नेटाइज करने की बातें सोचिए मत। ठीक है, वहीं पे अगर मैं स्टील की बात करूं तो भाई स्टील में वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा, इज नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तुम भावना समझ जाते हो ना मेरी, बस मुझे यही चाहिए। तो इजीली मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड। और हाई रिटेंटिविटी, यानी कि एक बार अगर वो हो गया तो रिटेन कर लेगा मैग्नेटिज्म को। तो एक बार अगर मैग्नेटाइज्ड हो गया तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को वो रिटेन कर लेगा। फिर एनर्जी लॉस ज्यादा होती है यहां पे, फिर एनर्जी लॉस भी यहां पे ज्यादा, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो ज्यादा है यहां पे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हाई कोएर्सिव फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पे कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, जिसके कारण हम एक ऐसा मटेरियल लेते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिस पे काम करना आसान हो, रादर देन एक ऐसा सब्सटेंस के जिसके ऊपर काम करना मुश्किल हो। देखो भाई गैल्वेनोमीटर में हमें ऐसा नहीं है ना कि एक बार काम कर दिया तो बस खत्म, गैल्वेनोमीटर यूज ही नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर तो बार बार यूज करने वाली चीज है, गैल्वेनोमीटर तो बार बार यूज करने वाली चीज है। अब बार बार यूज करूंगा तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं बहुत देर तक पहले बैठा रहूं कि हाँ 1-2 घंटे बैठे रहोगे, चेक करोगे मैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए। फिर ऐसा भी नहीं है कि एक बार चलो ठीक है मेरा गैल्वेनोमीटर से काम हो गया कंप्लीट, मैंने करंट फ्लो बंद करवा दिया, करंट फ्लो बंद करवाने के बाद पता चला कि यार यहां पे उसने तो रिटेन कर लिया मैग्नेटिज्म को। समझ रहे हो ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो मैग्नेटिज्म को रिटेन ही कर ले, बोले कि नहीं नहीं अब मेरे पास मैग्नेटिज्म है, मैं खुद का एक मैग्नेट बन चुका हूं। तो स्टील जो है एक मैग्नेट बन जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट आयरन अच्छा है, वो अपनी रिटेंटिविटी को लूज कर देता है, यानी कि वो इतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं रहता है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रहता है उसमें, बट उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
इसमें एनर्जी का लॉस, हीट कम बनती है, इसमें हीट ज्यादा बनती है। हीट की कहानी इसके कर्व से डिफाइन हुई थी। फिर बोला जाता है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा, कर्व बनाओगे हिस्टेरेसिस कर्व, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट लॉस होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट लॉस होगा, और जिसका एरिया कम है वहां पे कम हीट लॉस होता है। सॉफ्ट आयरन का जब आप हिस्टेरेसिस कर्व देखोगे ना, वो पतला सा हिस्टेरेसिस कर्व होता है, एरिया कम है। स्टील का हिस्टेरेसिस कर्व मोटा है, एरिया ज्यादा होगा, यानी कि उसमें एनर्जी का लॉस भी ज्यादा है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? इसमें कम फोर्स होता है, मतलब आप इसको इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। इसको एक बार मैग्नेट बना दिया तो तुम्हारी जान निकल जाएगी इसको डीमैग्नेटाइज करने में। इसीलिए स्टील का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने में ज्यादा किया जाता है। इसलिए स्टील का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने में ज्यादा किया जाता है, और सॉफ्ट आयरन का यूज हम नॉर्मल करते हैं। अगर इनके हिस्टेरेसिस कर्व की बातें करोगे तो हिस्टेरेसिस कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं अगर सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस कर्व और स्टील का हिस्टेरेसिस कर्व बना दूं, सो H वर्सेस सॉरी यहां पे I आ जाएगा। सो अगर हम डिफाइन करें, सो इट विल बी द कर्व फॉर द दिस सॉफ्ट आयरन। ये कर्व बनेगा सॉफ्ट आयरन के लिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं स्टील के लिए, तो स्टील के लिए जो हिस्टेरेसिस कर्व बनता है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये तुम्हारा कर्व बनेगा स्टील के लिए। सो एक डिफरेंस रहता है सॉफ्ट आयरन के कर्व में और स्टील के कर्व में। उसका तुम देख सकते हो, जो वैल्यू है कोर्सिव फोर्स की, या जो वैल्यू है रिटेंटिविटी की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉफ्ट आयरन। बेचारे की वैल्यू देखो यहां पे है, इसकी वैल्यू यहां पे जा रही है, मतलब वैल्यूज में डिफरेंस भी आता है साथ साथ में। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि वो कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। एंड एरिया देखो, इसका एरिया कम है, उसका एरिया ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा हीट लॉस होगा, इसमें कम हीट लॉस होगा। ठीक है, तो ये पहले तो ये वाले पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये वाले पॉइंट नोट कर लीजिए स्टील और सॉफ्ट आयरन में। ये वाले पॉइंट नोट कर लीजिए पहले तो। इनको नोट करने के बाद इस ग्राफ को भी बना लेना। तो ये हिस्टेरेसिस कर्व है, और ये हिस्टेरेसिस कर्व बनाया गया है बिट फॉर द सॉफ्ट आयरन एंड द स्टील। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग हिस्टेरेसिस कर्व बनता है, बट ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस की वो कैसा है, हिस्टेरेसिस कर्व को बनाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस वो कौन सा वाला है, उसके हिसाब से ही हिस्टेरेसिस कर्व को बनाया जाता है। सो इसको भी नोट कर लीजिए, हिस्टेरेसिस कर्व सॉफ्ट आयरन के लिए वो हो गया, स्टील के लिए ये हो जाएगा, और ये डिफरेंस। कर लिया नोट? कर लिया नोट? बहुत बढ़िया। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 8 लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, आओ देखें। According to the question number 9, to keep the valuable instruments away from the earth magnetic field, they are enclosed in the iron box. आप जानते हो कि किसी भी सब्सटेंस को, अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखना है, तो आप उसको क्या करोगे, इसको आयरन बॉक्स में एनक्लोज करके रखेंगे। क्यों? क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? सोचो जरा, सोच लिया? चलिए भाई मैं आ जाऊं। सो भाई ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वी नो दैट आयरन हैविंग द बीइंग अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हैव द हाई परमेबिलिटी। क्या बोलेगा, फील्ड लाइन को हम में से पास होने दो। बिली लिख दिया ना मैंने। टू पास, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अलाउ करेगा कि मैक्सिमम फील्ड पास हो जाए उसमें से। और अगर मैक्सिमम फील्ड उसमें से पास होगी तो क्या होगा, हाँ, उसके जो भी सरफेस है, क्योंकि आयरन अलाउ कर रही है, बात है ना। तो ये कोई आयरन का बॉक्स है, ये कोई आयरन का बॉक्स है, और अगर मैं फील्ड बनाऊं तो फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, कि यहां से फील्ड जा रही है, ये फील्ड इसमें से इधर जाएगी, ये ऐसे सरफेस से। तो सिर्फ इस आयरन बॉक्स के वॉल से बोल लो या फिर सरफेस से बोल लो, फील्ड लाइन निकलेगी। बाकी अंदर जो है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जितने भी फील्ड लाइंस जा रही है, अर्थ की जितनी भी फील्ड लाइन जा रही है, वो सारी इसके वॉल्स या फिर इसके सरफेस से ही पास हो जाएगी।
और जिसकी वजह से अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अरे मैग्नेटिक शील्डिंग हो सकती है ये बात, अरे शील्डिंग ही तो है ये भी। वहां पे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली शील्डिंग की थी जिसमें तुमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक कंडक्टर के अंदर डाला था, बिकॉज तुम्हें पता था कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं जा सकती है। तो वैसे ही तुमने यहां पे किया, एक आयरन बॉक्स के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डाला, क्योंकि तुम्हें पता था आयरन बॉक्स के अंदर फील्ड नहीं जाएगी, जो भी फील्ड होगी वो उसके सरफेस से पास हो जाएगी। लेकिन तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक शील्डिंग बोल सकते हो आप लोग इसको एक तरह से। तो ये क्या है हमारी मैग्नेटिक शील्डिंग। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की थी जिसमें किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप किसी कंडक्टर के अंदर डालते थे, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे सेफ रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता था वो, ठीक है, क्योंकि तुम जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा। तो यहां पे भी वही चार बातें आ रही थी कि जो भी फील्ड था वो अंदर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ सरफेस से होकर बाहर चला जाता है, और जिसकी वजह से अंदर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है, और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट अंदर लेके जाओगे वो सेफ रहता है। अलाउ करेगा मैक्सिमम फील्ड को पास होने से, लेकिन वो अलाउ कैसे कर रहा है? सिर्फ सरफेस पे से। वो अलाउ करेगा मैक्सिमम फील्ड को पास होने से, लेकिन वो सिर्फ अलाउ करता है सरफेस पे से। जहां जहां आयरन है सिर्फ वहां वहां फील्ड होगी, जहां जहां आयरन है सिर्फ वहां वहां फील्ड होगी, जहां आयरन नहीं है वहां फील्ड नहीं जाएगी। फिर अगर जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इस लेयर को अगर जूम करके देख लोगे तो ऐसी दिखेगी पिक्चर तुम्हें कि वो जाती है ऐसे। सरफेस को जूम करके देखा, सरफेस को जूम करके देखा, तो जूम करके मैंने देखा कि फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है उसमें से। सिर्फ सरफेस को जूम करके देखो तो फील्ड लाइंस बस ऐसे जाती हुई दिखती है, इसके ऊपर से फील्ड लाइन नहीं जाएगी, सिर्फ सरफेस से फील्ड लाइंस आती है सिर्फ। तो इसको अगर जूम करके देखोगे तो यहां पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसका जूम करो, ऐसी की पिक्चर दिखती है तुम लोगों को, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो भी फील्ड लाइंस है मैक्सिमम पास हो रही है, लेकिन वो सिर्फ सरफेस से जा रही है, अंदर नहीं जा रही। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 ही है, इसलिए आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो अंदर सेफ रहता है। सो इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? पक्का ना? समझ आ गई बातें क्या है? सिंपल है ना बहुत ज्यादा? यस, बहुत ज्यादा सिंपल है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, और वीडियो को दोबारा देखने के लिए आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने का फायदा यह है क्योंकि यहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल मिलती है इन द अरेंज फॉर्मेट। हर एक वीडियो के कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखे हैं हम लोगों ने, तो किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो सिर्फ आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है, वो वीडियो को देखना है और अपने डाउट्स को सॉल्व करना है, इतना सा काम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी कोर्स अगर आप यहां पे देखते हैं तो उस कोर्स का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहता है, तो आपको ये जरूरत नहीं रहेगी कि पहले आप वीडियो को देखोगे फिर समझोगे कि वो आपके कोर्स की है कि नहीं है। पहले ही हमने सब कुछ यहां पे डिफाइन करके रखा है कि इस चीज में क्या क्या चीजें, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करवा रहे हैं। सो डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम बच जाएगा, और उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूट्यूब को कंटिन्यू कर रहे हो तो वेल एंड गुड, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम टू टाइम, एंड उन सारे अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इस सेशन को शेयर कर देना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, सो दैट उनको भी वो बेनिफिट्स मिल सकें जो आप लोगों को मिल रहे हैं। और अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, फिजिक्स का फील आता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और ये तीनों काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन हो जाने चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें हम अपने अगले सेशन में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।